टॉर्क, टॉर्क क्या है बेटा? एक टर्निंग इफेक्ट है, ठीक है, ओके, जिससे चीजें क्या होगी, टर्न कर सकती हैं, जिससे हम घुमा सकते हैं। टर्निंग का मतलब क्या होता है? घुमाना, ठीक है, ओके। तो जिससे हम चीज़ों को घुमा पा रहे हैं वो टॉर्क हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो घुमाने वाली चीज़ आपने बहुत सारी देखी है, उन्हीं में कुछ टॉर्क, उससे टॉर्क बनेगा। तो टॉर्क का जो फॉर्मूला था, टॉर्क का फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोगों को? लास्ट क्लास में पढ़ा था टॉर्क का फॉर्मूला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये ध्यान रखना, डिस्टेंस नहीं बोलना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलना है, ठीक है, ओके। जरा सी और इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, टॉर्क कैसे बनेगा। तो जरा टॉर्क को देखना आप लोग। एक बॉडी है इस तरीके से, ये बॉडी इस एक्सिस के अलोंग, ये फिक्स एक्सिस है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिक्स एक्सिस समझ में आती है? ये क्लियर है आपको? फिक्स एक्सिस क्या होती है? जैसे मैंने ये यहाँ पे लगाया और ये फिक्स कर दिया और मैं इसके अराउंड इसको घुमा रहा हूँ, क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये जो एक्सिस है जहाँ पे मैं फिक्स किया था इसको, वो फिक्स एक्सिस होगी उसकी, उसे हम पिवोट भी बोलते हैं। यस और नो? तो ये फिक्स एक्सिस हो गया और यहाँ पे मैंने कोई फोर्स लगाया, ये फोर्स की लाइन है, दिख रहा है आप लोगों को? ये फोर्स की लाइन है, ठीक है। यहाँ से मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो ये फोर्स की लाइन हो गया, ओके। तो फोर्स की लाइन से ये पिवोट की, या फिर जो एक्सिस है ना, इस रोटेशन की जो एक्सिस है, इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी ना, ये जो डिस्टेंस आई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको मेजर करना हमने, ठीक है, ओके। तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये है फोर्स। तो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो मल्टीप्लाई होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? टॉर्क बोलेंगे। उस चीज को हम टॉर्क बोलते हैं। क्या इतना क्लियर है? तो ये टॉर्क था। इस सिंपल को, इस चीज को हम बड़े सिंपल वे में टॉर्क बोल रहे थे। अब जरा ध्यान से देखना आप लोग, तो मुझे बताओ, ये यहाँ पे ये है हमारा सेंटर ऑफ एक्सिस, यहाँ पे रोटेट हो रहा है, इसके अलोंग रोटेट कर रहा है, ये फिक्स पॉइंट है। और यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? ये तो मैं पूछ रहा हूँ आपको कि टॉर्क कितना आएगा इसमें, तो टॉर्क कैसे लगेगा जरा देखो तो देखो, फोर्स ये रहा और इस लाइन की, फोर्स की लाइन ये है, तो इस लाइन की इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? देखो तो, एक पॉइंट ये है, एक लाइन ये दी और एक लाइन ये दी, तो इन दोनों लाइनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ होगी, जरा देखना। एक लाइन ये रहा, इधर को जा रहा है, और एक पॉइंट ये रहा, तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा हूँ मैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? क्या दिख रही है आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस में? तो समझना आपने, जब भी हम फोर्स लगाएंगे और फोर्स किससे पास हो रहा होगा? एक्सिस से पास हो रहा होगा, रोटेशन की एक्सिस से पास हो रहा होगा, ओके। तो यहाँ पे इस केस में जो टॉर्क आएगा वो जीरो आएगा। बस टॉर्क अप्लाई करने के लिए ऑब्जेक्ट को क्या करना, हमने फोर्स ऐसे लगाना है या उस डायरेक्शन के अलोंग लगाना है कि ताकि यहाँ से कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन पाए। इतनी बात समझ में आई? तो टॉर्क का कंसेप्ट कुछ ऐसा पढ़ा था हमने, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब जरा इधर और देखो, जरा ध्यान से, एक और केस बना रहा हूँ मैं। ये सेंटर है, मैंने फोर्स यहाँ लगाया, ये लाइन तो ऐसे ड्रॉ करी मैंने, और मैंने फोर्स ऐसे लगाया, देखो ये। तो देखो, यहाँ से नहीं लेना है, यहाँ से नहीं लेना है, यहाँ से डिस्टेंस नहीं लेनी। क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रही है आपको? क्या ये परपेंडिकुलर है? बताओ। यहाँ से यहाँ पे देखो, क्या ये परपेंडिकुलर है? तो परपेंडिकुलर, ये भी, ये तो बेस वाला हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको बेस बोलेंगे, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर ये बनेगा सामने, दिख रहा है आप लोगों को ये? तो ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, समझ में आया? तो फोर्स इनटू फोर्स ये ले जा रहा है और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हो जाएगी। इतनी बात समझ में? मैं यहाँ से लगाऊं, यहाँ से लगाऊं, सबसे वही आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे तो क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा। तो टॉर्क चीजों को क्या कर रहा था बताओ? टॉर्क चीजों को रोटेट कर रहा था। किसी भी चीज को क्या कर रहा है? टॉर्क रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब हमने कपल शुरू करना है, ठीक है। टॉर्क एक नेक्स्ट क्लास में और रिपीट कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए, जिन लोगों की क्लास छूट रखी है। टॉर्क हम और रिपीट करेंगे बेटा, ठीक है। अब हेडिंग करना आप लोग कपल। सबको दिख रहा है क्लियरली? तो जरा कपल के बारे में कुछ बेसिक चीजें लिख लो आप लोग। तो कपल में लिखना, अ कपल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। अ कपल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस that are not in same line, that are not in same line। सर यहाँ होगी मैथ्स की क्लास होगी ना, मैं बताता हूँ सर को। सर बच्चे आगे हो ना, तो मैथ्स के लिए आ जाओ बेटा, आगे बैठ जाओ, 12th क्लास चल रही है ना, आप आगे बैठ सकते, जहाँ आप कंफर्टेबल लग रहा है आपको। ठीक है सर, अभी 8 मतलब ये क्लास इनकी फिनिश होगी, हो सकता 8:30 तक छोड़ता हूँ मैं, मतलब ना 8:15, हाँ 8:20 या 8:30 के अराउंड तक, ये तब आ जाइएगा आप।
तीनों क्लासेस हो जाएंगे, अभी मैथ्स हो जाएगी, फिर केमिस्ट्री होगी, फिर फिजिक्स होगी सर। हाँ जी, बैक टू बैक। इनका बोर्ड आई, हाँ ऐसे वो कोई दिक्कत नहीं सर, वो हमें पता है। हाँ जी हाँ जी, चलो ठीक है सर, ओके ओके। क्या डेफिनेशन लिखी है आप लोगों ने, क्या लिखी कपल में बताओ? कपल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, पेयर है ये, ठीक है ओके, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस का, ओके, दैट आर नॉट इन सेम लाइन, जो सेम लाइन में नहीं लगेंगे, एंड कॉजेज रोटेशन, और एंड कॉजेज रोटेशन बट नॉट मूवमेंट इन द स्ट्रेट लाइन। देखो जरा ध्यान से देखो, ये एक लाइन है, ये देखो, अगर एक फोर्स मैंने इधर लगाया और एक फोर्स इधर लगाया, बताओ तो क्या ये बॉडी घूमेगी? नहीं घूमेगी ना। क्यों नहीं घूमेगी? क्या ये दोनों फोर्सेस एक ही लाइन के अलोंग लग गए कि नहीं लग गए? देखो एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, पर एक ही लाइन के अलोंग है ना। तो जब फोर्सेस एक ही लाइन के अलोंग लगेंगे तो वो रोटेशन नहीं क्रिएट कर सकता है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये दोनों एक दूसरे के अगर इक्वल अमाउंट के फोर्सेज हैं, अगर मैंने यहाँ पे समझो आप लोग, अगर इसको 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, बताओ कौन जीतने वाला है? 10 न्यूटन वाला, ओके। तो 10 माइनस 5 मतलब 5 न्यूटन का बच जाएगा फोर्स, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, और बॉडी इधर को मूव कर जाएगी। जैसा नो, अगर ये 10 है ये भी 10 है, तो कपल में तो दोनों फोर्सेस इक्वल अमाउंट के चाहिए। तो अगर ये 10 है तो यहाँ पे ये भी कितना होगा? 10 न्यूटन का। अब बताओ नेट फोर्स कितना आएगा? क्या ये बॉडी घूमेगी? नहीं घूमेगी, ये वैसे भी नहीं घूम सकती। तो ऐसा फोर्सेस जो एक लाइन के अलोंग लग रहे दोनों फोर्सेस, वो घुमा नहीं सकते ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्सेस को हम कुछ ऐसा रख सकते हैं, जरा ध्यान से देखना आप लोग। एक फोर्स मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया और एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया, यहाँ पे इसका एक्सिस है, बताओ एक ऊपर एक नीचे लग रहा है, क्या ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? और इक्वल अमाउंट के लग रहे हैं तो इसको हम कपल बोलेंगे। क्या इतना क्लियर है? इक्वल अमाउंट के जो फोर्सेज हैं जो इस बॉडी को क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं, ठीक है ओके, उसको हम क्या बोल रहे हैं? कपल बोल रहे हैं। क्या कपल की डेफिनेशन समझ में आया आप लोगों को? सिंपल सी कपल की डेफिनेशन है, ठीक है। इसका जैसे सबसे पहले एग्जांपल बोल रहा हूं मैं, जब ध्यान से देखना आप लोग, इधर देखो, मुझे इस बॉटल को खोलना है, ठीक है। मैं बॉटल को एक हाथ से पकड़ के, मैं बोल रहा हूँ एक हाथ से पकड़ना है और दूसरा हाथ का यूज नहीं करना है, क्या खुल सकती है बॉटल? खोली आपने कभी? बताओ क्या खुल सकती है? नहीं खुल सकती, डेफिनेटली नहीं खुलेगी, ओके। अब जरा ध्यान से देखना आप लोग, मैं दूसरे हाथ का यूज कर रहा हूं और इसको इधर को घुमाऊंगा, समझ में आ रहा? इसको इधर घुमाऊंगा और इसको भी इधर घुमाऊंगा, क्या क्या बताओ क्या खुलेगा ऐसे? देखो इधर ध्यान से देखो, दोनों हाथों को एक ही डायरेक्शन में घुमा रहा हूं मैं, इसको भी इधर घुमा रहा हूं, इसको भी इधर घुमा रहा हूं, क्या खुलेगा ऐसे? पक्का नहीं खुलेगा। बट अगर मैं इनको अपोजिट में आता हूं, अगर मैं कुछ चेंज करता हूं, इसको होल्ड करता हूं, इसको होल्ड करता हूं इस डायरेक्शन में, समझ में आ रहा? इसे इस डायरेक्शन में घुमाता हूं मैं और इसको घुमाता हूं इस डायरेक्शन में, अब बताओ क्या घुमा? ये खुला क्या? चेक करो चेक करो। अब अगर दोनों को ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में टाइट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इसको खोलना है, तो रोटेशन इफेक्ट कब आ रहा है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो एक पे फोर्स में इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, या बोल सकते हैं देखो इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, देखो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं मैं, ओके, और इस पे लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये खुल रहा है इस तरीके से, तो यही कपल है, बस इतना सिंपल। ये कपल का एग्जांपल है, कपल की वजह से खुला ये। जैसा नो, अगर मैं बोलता हूं आपको दोनों पे एक ही डायरेक्शन में लगाओ, आप इस पे भी उधर लगा रहे, इस पे भी इधर लगा रहे, तो बॉटल घूम रही होगी खाली ऐसे ऐसे, ये टर्निंग इफेक्ट नहीं है, इससे खुलेगा नहीं वो, ओके। तो कपल कब बनेगा? जब आपने इस पे फोर्स लगाया इधर को और एक फोर्स इधर को लगाया और उसकी टर्निंग इफेक्ट आया, तो इसकी वजह से ही खुल रहा है। तो टर्निंग इफेक्ट वाला एग्जांपल हो जाएगा कपल का, कि हम लोग बॉटल को ट्विस्ट कर रहे हैं, ये हमारी कोई बॉटल है, बॉटल को हमने ट्विस्ट किया, बॉटल के कैप को पकड़ा, तो कैप पे मैंने एक डायरेक्शन में, जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ और इस पे दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, ओके। तो दोनों पे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। जैसे इस पे लगा रहा हूँ ना मैं, इस पे, अभी देखो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, बताओ तो इस इफेक्ट को दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा? देखो मेरे हाथ का मूवमेंट दिख रहा है आप लोगों को? जब पूरा दिखाऊं तो ये देखो, ये दिख रहा है। अब मैं टाइट कर रहा हूँ एक्चुअल में, और इसका अपोजिट करूँ, इसका अपोजिट करूँ, ये देखो देखो दिख रहा है आप लोगों को? हाथों का मूवमेंट दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे घुमा रहा है, ओके, और ये उसका अपोजिट जा रहा है, देखो ये, तो ये खुल गया बेसिकली, क्लियर? तो यही कपल है, इतना सिंपल है कपल, ओके। कपल में आपने, कपल क्या कर रहा है बताओ तो? कपल में दो फोर्स लग रहे हैं और दोनों के दोनों फोर्स क्या करेंगे? उसको घुमाने की कोशिश करेगा, ओके। सिंपल सिंपल देखो, टॉर्क का और खेल और इसका कपल का क्या डिफरेंस है उसमें समझो। ये ऑब्जेक्ट था, इसको पकड़ा आपने और यहां से फोर्स लगाया, ठीक है, ये स्पेन कुछ भी था, आपने यहां से फोर्स लगाया, तो जब आप यहां से फोर्स लगा रहे हैं तो घूमेगा नहीं है, बस थोड़ा सा घूमेगा, उसका पूरा मोशन करने के लिए आपको एक और फोर्स लगाना था इधर से। इस बात को समझ में आ रहा है आप लोग? जब किसी ऑब्जेक्ट को पूरा घुमाना है तो एक फोर्स इधर से लगाया तो वो नीचे तो आएगा, पर ऊपर जाने के लिए एक फोर्स यहां से भी लगाना पड़ेगा। जैसे स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग देखा आप लोगों ने गाड़ी का?
मैं आपको स्टेयरिंग पे दिखाता हूँ, नकली स्टेयरिंग पे। ओके, मैं नकली स्टेयरिंग पे दिखाता हूँ आपको, आप किस तरीके से घुमा सकते हैं गाड़ी को, ठीक है, और गाड़ी के घूमने में किस तरीके से कपल का यूज कर रहे हैं हम लोग। आप सोचते थे ए क्रॉस बी फाइंड आउट करो, तो ए क्रॉस बी अगर मुझे फाइंड आउट करना होता तो हम क्या करते थे बेटा, कैसे निकालते थे ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी का मतलब जितने एलिमेंट्स ए के हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट, उनकी पेयरिंग हो जाएगी बी के एलिमेंट्स, है ना? तो कैसे बनाते थे, 1 का पेयर होगा 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ और 1 का 5। तो लिखते कैसे थे, तो लिखते ऐसे 1,3 1,4। देखो इस पे आपको फील हो जाएगा अब, ठीक है। ओके, गाड़ी की स्टीयरिंग सबने पकड़ी है, चाहे चलाई हो ना चलाई हो, पर स्टीयरिंग सबने देखी है या चलाने की कोशिश सबने करी है उसको, ठीक है। ओके, बचपन में याद करो। तो ये देखो, इसको अगर मैं ऐसे ऐसे घुमाना चाह रहा हूँ ना, इसको ऐसे ऐसे घुमाना चाह रहा हूँ, एक फोर्स इधर को लगा रहा हूँ मैं, एक फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, दिख रहा है आप लोगों को? तो एक फोर्स इधर को लगा रहा हूँ, एक फोर्स इधर को लग रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? तो ये फोर्स के दोनों एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो देखो ये इससे इधर लगा रहा है और ये इधर लगा रहा है, तो इसकी वजह से घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ये देखो ये घूम रहा है, देखो ये। और अगर मैं दोनों फोर्सेस को एक ऐसे लगाता हूँ, एक को इधर एक को इधर लगाता हूँ, देखो ये क्या घूमेगा? ये नहीं घूमेगा। बट अगर एक को इधर लगाऊंगा और एक को इधर लगाऊंगा और इस तरीके से स्टीयरिंग घुमाते हैं, घुमाया कि नहीं घुमाया आप लोगों ने? ये तो देखो इस तरीके से स्टीयरिंग घूमता है। तो कोई भी चीज, एक कपल का एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल कपल का है। क्लियर? एक आपने स्पैनर देखा होगा, स्पैनर देखा? स्पैनर, वो जो पाना बोलते हैं उसको हिंदी में ना, पाना, याद है आप लोगों को? पता था? देखो, तो पाने के डिजाइन, पाने के पीछे बहुत अच्छी फिजिक्स लगती है। जब देखो इसमें कैसे काम करता हूं, ठीक है। तो पाने का कुछ डिजाइन ऐसा होता है, देखो ये पाने का नहीं बता रहा हूँ, अभी नट लगा हुआ, इस नट का डिजाइन बता रहा हूँ मैं। ये नट है, या पता है ना सबको? सॉरी, पता है क्या काम करता है, ठीक है। तो इसका एक मुंह ये है बेटा, ये बिल्कुल बेसिक सा मुंह है इसका ये, और एक मुंह यहाँ लगा हुआ इसका, ये बात समझ में आ रही? और इस तरीके से ये पाना है, ये पाना है, ये स्पैनर है बेसिकली। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब स्पैनर इस नट को कैसे खोल रहा है, जरा ध्यान से देखना आप लोग। ये आपने इसको ऐसे किया तो यहाँ पकड़ बनाता है, देखा आप लोगों ने? ये यहाँ से खिसकेगा और यहाँ पकड़ बनाएगा इधर, ओके। और यहाँ से देखो ये आगे बढ़ेगा यहाँ से और यहाँ पकड़ बनाएगा। तो एक फोर्स ये इधर लगा रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? ये डाउनवर्ड लगा रहा है, और ये कहाँ लगा रहा है बताओ तो? अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ये इसको नीचे खींचना चाह रहा है, ये इसको ऊपर खींचना चाह रहा है, बताओ घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो एग्जैक्टली घूमेगा। देखो, तो पाना इस तरीके से मशीन को खोल रहा है, इसको खोल रहा है, नट को खोल रहा है। तो ये एग्जांपल है कि नहीं कपल का? तो ये एग्जांपल कपल का है। देखो, तो आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं एक्चुअल में, ये यहाँ से। क्लियर? और आपको पता है जितनी दूर से लगाएंगे आप लोग, समझ में आ रहा? जितनी दूर से आप फोर्स लगा रहे हैं यार, बताओ क्या मैं ऐसे फोर्स लगाता हूँ, ये तो इसकी एक्सिस है, ये इस एक्सिस का लॉन्ग, तो यहाँ नट देखा सबने ना? नट सबको पता है कि नहीं पता? कुछ ऐसा, और ये ऐसा तो नेट होता है, ये थोड़ा सा इसका डिजाइन ऐसे इस टाइप का होगा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये तो यहाँ ये एक्सिस है, ये तो घूमेगा, या सुन वो चीज, ये सेंटर ये रहा। क्या इतनी बात समझ में आ रही? अब जब ध्यान से देखना, मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं, मैंने ऐसे डाउनवर्ड फोर्स लगाया, ये डाउनवर्ड फोर्स लगाया, क्लियर? और ये है एक्सिस इसकी। तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो कम फोर्स पे भी खुल जाएगा कि नहीं खुल जाएगा? बट अगर मैं यहां पे से पकड़ के घुमाता हूं तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? क्लियर? अब जरा यहां से बताना मुझे, क्या मैं इससे ऐसे, देखो ऐसे फोर्स लगाता हूं, ऐसे दिख रहा है आप लोगों को? तो बताओ ऐसे फोर्स लगाने पे खुलेगा ये? नहीं खुलेगा। और ऐसे फोर्स लगाने पे खुलेगा? ये तो बाहर आ जाएगा। तो ऐसे फोर्स लगाने और ऐसे फोर्स लगाने का कोई आउटकम नहीं आएगा, जीरो आउटकम है इनका, ओके। तो अगर मुझे इसको खोलना है तो मुझे ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा, ये इस टाइप में ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना दूर लगाऊंगा उतना रिजल्ट बेटर मिलेगा, उतना आसानी से खुलेगा। क्या इतना क्लियर है? पक्का? अब मैं बोल रहा हूं, मैंने इस डायरेक्शन के अलॉन्ग, दिख रहा है आप लोगों को? देखो एक्सिस वाली डायरेक्शन के अलॉन्ग फोर्स लगाया, या फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो रिजल्ट क्या आएगा बताओ तो? जीरो आएगा। तो हमने बात करी थी कि एक्सिस जो है ना, फोर्स की लाइन जो है, फोर्स की जो लाइन है वो एक्सिस से पास होके नहीं जानी चाहिए। मतलब ये फोर्स की लाइन है, फोर्स इधर लगाया और ये एक्सिस से पास होके जा रही कि नहीं आ रही? या फिर फोर्स इधर है और ये भी एक्सिस से पास होके जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो इधर से कोई इफेक्ट नहीं आएगा, टर्निंग इफेक्ट। क्या ये टर्निंग इफेक्ट लाएगा कि नहीं लाएगा? बताओ मुझे, क्या ये वाला टर्निंग इफेक्ट लाएगा कि नहीं लाएगा? पर इसमें उतना मजा नहीं आएगा। आप अगर इसको ऐसे खींचेगा ना ऐसे, तो उसमें उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों? क्या होगा बताना जरा। तो जो आपने फोर्स लगाया ना, इसके दो कंपोनेंट होंगे।
फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, दो हिस्सों में बटेगा, एक फोर्स इधर आएगा और एक फोर्स इधर आएगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगर आपने सीधे इधर लगाया है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कितना डिग्री का एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, 90 डिग्री का, और इसमें आराम से खुलेगा। ये टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, एक्चुअल में तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग R इंटू एफ इंटू साइन थीटा। साइन थीटा भी आता है इसमें, क्लियर? अब देखो जरा, R वाली लाइन ये होगी और F वाली लाइन ये होगी, इनके बीच कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए मुझे एंगल कितना डिग्री का रखना है, 90 डिग्री का। क्या ये बात समझ में आई? और मुझे अगर कम करना है टॉर्क, तो कम टॉर्क के लिए मैं एंगल क्या करूंगा, और कम कर सकता हूं, मतलब ना। तो मैं अगर एंगल कम करता हूं, जैसे आपको पता है 30 डिग्री, अगर मैं 30 डिग्री बनाता हुआ रखता हूं इनके बीच की लाइन के एंगल को, तो अगर इनके बीच के एंगल को मैं 30 डिग्री बनाता हूं, तो आपको पता है टॉर्क आधा हो जाएगा, जितना आपने मेहनत करी उसका आधा टॉर्क आएगा, कोई फायदा ही नहीं होगा। और अगर मैं जीरो कर देता हूं इनके बीच का एंगल, ये फोर्स की लाइन है, ये रेडियस है, तो इनको इसको इसके ऊपर ले आता हूं, तो 0 डिग्री पे साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0, तो टॉर्क कितना आएगा, 0। अब समझ में आया आप लोगों को? तो एंगल का फर्क है कि नहीं, तो वहां पे साइन थीटा का भी एक टर्म आता है, वो बाद में आएगा आपके पास। बस इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, R इंटू एफ इंटू साइन थीटा। और मैक्सिमम टॉर्क के लिए कितना डिग्री पे लगाऊंगा मैं इसको, 90 डिग्री पे, ठीक है। और मिनिमम टॉर्क के लिए 0 डिग्री पे, मतलब फोर्स और एक्सिस वाली लाइन एक ही डायरेक्शन में हो जाए। तो अगर मैंने फोर्स ऐसे लगाया तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, खुल जाएगा। अगर मैंने फोर्स ऐसे लगाया तो थोड़ी कम टॉर्क लगेगा, पर मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया तो 0 टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क समझ में आया आप लोगों को? कपल दिखा है इसमें, कपल, तो इसमें देखो ये इसने नीचे की डायरेक्शन में, आपको पता, जब आप इससे नीचे करेंगे तो ये इसको पुश करेगा और यहाँ से अप करेगा इसको, तो इसका पुश करना और यहाँ से अप करने की वजह से इसमें रोटेटिंग इफेक्ट आएगा, ओके, और पूरा पूरा घूमेगा वो। कभी खोला आपने कोई नट इस तरीके से, देखो तो खोला कभी, तो वही इफेक्ट आएगा यहाँ पे, इसे हम कपल बोल रहे हैं। क्या इतना क्लियर है? तो कपल का ये एग्जाम्पल थे, ये बहुत सारे एग्जाम्पल, कोई भी एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, कि आप लोग कोई एग्जाम्पल आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कोई, या डायग्राम बना लो, बाद में आप लोग एग्जाम्पल अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसका, ठीक है। तो अगली हेडिंग करना आप मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है, कपल क्या काम कर रहा है बताओ तो मुझे, मीमांसा बताओ बेटा, कपल क्या काम कर रहा है, क्या इफेक्ट ला रहा है ये? हाँ, टर्निंग इफेक्ट या रोटेटिंग इफेक्ट, रोटेट कर रहा है उसको, ठीक है, ओके, रोटेटिंग इफेक्ट ला रहा है बेसिकली, ओके। तो मोमेंट ऑफ कपल, अब हम नया टर्म जो पढ़ने वाला, मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ कपल क्या बताएगा? तो मोमेंट ऑफ कपल ये बताएगा कि टर्निंग इफेक्ट कितना आ रहा है, कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ठीक है, ओके। तो उसकी जो मेजर करेगा वो कौन होगा? मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। तो आपने लिखा क्या? मोमेंट ऑफ कपल। तो लिखना, द मोमेंट ऑफ अ कपल, द मोमेंट ऑफ अ कपल इज अ मेजर ऑफ, the moment of a couple is a measure of how much rotation effect the moment of couple is a measure of how much rotation effect the couple produces, ठीक है, the couple produces। ठीक है, आगे लिखना, A couple causes something to rotate। couple cause होता है किसी चीज को रोटेट करने के लिए, ओके। तो couple causes something to rotate, a couple causes something to rotate, ठीक है। और the, अब इसमें आगे लिखना, the moment of couple tells us, the moment of couple tells us how strong the rotation is। मोमेंट ऑफ कपल बताएगा हमें कितना स्ट्रांग वो रोटेशन है। क्या ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, कपल क्या बता रहा है? टर्निंग इफेक्ट को, ओके। उसकी रोटेशन किससे होगी? कपल से। और मोमेंट ऑफ कपल क्या बताएगा? कितने फास्ट वो रोटेशन करेगा, ओके, या कितना इफेक्ट आएगा रोटेशन का, ठीक है, वो बताएगा मोमेंट ऑफ कपल। लिखा आप लोगों ने? ठीक है। तो फॉर्मूला यूज लिखना, फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं हम लोग इसमें, फॉर्मूला लिखना बेटा, हेडिंग करना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बेसिक सा फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला, तो लिखना। तो कितने फोर्सेस लगने चाहिए बोला इसमें? 2 फोर्सेस लगेंगे और उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा, इक्वल। क्या ये बात समझ में आ रही? तो देखो, एक फोर्स ऐसे लगाया और एक फोर्स ऐसे लगाया, बताओ क्या ये घूमेगा? ये ध्यान से देखो, क्या घूमेगा कि नहीं घूमेगा? ये देखो, ये घूमेगा, ये बॉडी घूमेगी। क्या ये फोर्स इसको इधर को घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा? अगर ये फोर्स लगाता हूं ऐसा, देखो ये ऐसे उठाया मैंने इसको, ये इधर को घूमेगा।
और जरा इसको देखो, इसको दबा रहा हूं मैं ऐसे ही, देखो इसको दबा रहा हूं, ये भी ऐसे घुमाएगा। क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं? जरा चेक करो, क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं? ऐसे ऐसे इसी डायरेक्शन में घुमा रहे कि नहीं घुमा रहे? तो दोनों की वजह से इफेक्ट जो आएगा वो ऐड हो जाएगा। ये बात समझ में आए आप लोगों को? दोनों की वजह से जो इफेक्ट आएगा उसे क्या कर सकते हैं हम लोग? ऐड कर सकते हैं बस। ठीक है, तो कपल में दोनों की वजह से जो इफेक्ट आएगा उसे ऐड कर दूंगा। अब जब ध्यान से देखना इधर, ये है एक पिवोटेड एक्सिस है, ये लगाया एक डाउनवर्ड फोर्स और एक डाउनवर्ड फोर्स ये लगाया। अब मुझे बताओ, इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाया, ठीक है, ये इसको क्या कर रहा है? इधर को घुमाएगा, और इसको देखो ये इसको इधर को घुमाएगा। अब बताओ, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है, कोई इसको इधर घुमा रहा है, कोई इसको इधर घुमा रहा है। क्या ये घूम पाएगा? ये नहीं घूम पाएगा, इसके लिए मुश्किल हो जाएगा घूमना। ओके, बट अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे तो आराम से घूम जाता और एक ही डायरेक्शन में घूम पाता। तो देखो, अगर ये दोनों की वजह से इसको देखो तो कौन सा इफेक्ट आ रहा है? क्या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है? और यहाँ देखो, इसमें चेक करो, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। देखो एंटी क्लॉकवाइज तो आ रहा है इसका मोमेंट ये, और इसका किधर को आ रहा है? क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और यहाँ पे दोनों के दोनों क्या हो रहे थे? एडअप हो रहे थे। तो दोनों के दोनों अगर एडअप होंगे तो रिजल्ट बेहतर आएगा कि नहीं आएगा? और अगर वो दोनों एक दूसरे कैंसिल कर रहे हैं तो रिजल्ट 0 आएगा। क्या ये बात समझ में आई? तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का वो समझ में आ गया आप लोगों को, रोटेशन कैसे हो रहा है। तो वो क्या कर सकता है? तो ये डायरेक्शन देखिए आप लोगों ने, तो मोमेंट ऑफ कपल समझा। उसके बाद इसमें ये फिगर बनाना आपको, ये सिंपल सा फिगर बनाओ इसमें। ये बनाना बेटा। हाँ, तो देखो यहां से ये एक फोर्स लगाया, कोई भी एक फोर्स लेना है, ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्सेस का अमाउंट क्या है हमारे पास? दोनों फोर्सेस इक्वल अमाउंट के हैं। तो कोई भी एक फोर्स लेना है और डिस्टेंस कौन सी लेनी है? दोनों फोर्सेस के बीच की डिस्टेंस लेनी है। क्या इतनी बात समझ में आया आप लोगों को? दोनों फोर्सेस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लेनी है हमें। तो देखो, फोर्स एक लिया और इनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, ये ए बी दिख रही है आप लोगों को? देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना इन दोनों फोर्सेस के बीच की, वो ए बी है। तो एफ इंटू ए बी इसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर? तो लिखो, इसको फॉर्मूला लिखो। मोमेंट ऑफ कपल में लिखना फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। तो फोर्स में दोनों फोर्सेस की स्ट्रेंथ क्या ली है हमने? इक्वल ली है, तो कोई भी एक फोर्स आ जाएगा उसमें। और डिस्टेंस कौन सी लेनी? इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी। क्या देखो, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कि नहीं ये? ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिले। तो आपको मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला समझ में आ गया। कोई एक फोर्स लेनी है और दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो अगर आप इस फिगर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं? इस फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा था फोर्स, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस ओ ए लिख दी मैंने। क्या इतना क्लियर है? प्लस इस फोर्स को भी ले लो पिक्चर में, तो फोर्स इनटू ओ क्या आ जाएगा बताओ? ओ भी आ जाएगा। क्या दोनों में फोर्स कॉमन है कि नहीं? तो दोनों में फोर्स कॉमन, तो फोर्स कॉमन आ जाएगा। बताओ अंदर क्या बचा? ओ ए प्लस ओ बी। अब एफ तो बाहर आ गया, ओ ए प्लस ओ बी कितना हो जाएगा बताओ? क्या ए बी हो जाएगा? ए ओ प्लस ए बी ओ बी बोल दो उसको आप। क्या ए बी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को? तो ये इस तरीके से बताओ, फोर्स इनटू ए बी आ जाएगा इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये कपल का एग्जांपल है, तो आप इसको बना सकते हैं। तो कपल को आप एक्सप्लेन करेंगे तो ये चीज भी डाल सकते हैं आप उसमें। क्या आप इसमें डायरेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं? कौन सी डायरेक्शन में घुमा रहा है? देखो यार, ध्यान से देखो, ये इसको देखो यार आप, ये देखो, ये इसको घुमाएगा ना इस बॉडी को, तो ऐसे घूमेगी ना ये बॉडी, और ये वाली बॉडी कैसे घूमेगी? ऐसे घूमेगी। क्या दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में तो घुमा रहा है? देखो ये ऐसे ऐसे ही। अगर ये वाला इसमें देखो, इसमें ये नीचे घुमा रहा था और ये ऐसे ही घुमा रहा था, तो दोनों का नेट इफेक्ट क्या आ गया? 0। पर यहाँ नेट इफेक्ट 0 नहीं, यहाँ कोई ना कुछ इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ कपल है, सिंपल। तो इस पर कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो कर सकते हैं आप। बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। मैंने डेफिनेशन बहुत इजीएस्ट वे में लिखा है आप लोगों को। तो आप आगे लिखना है इसमें, अगली हेडिंग करना, इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडीज। इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडीज, ठीक है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होगा? इक्विलिब्रियम का क्या मतलब? जब वो कंप्लीटली बॉडी रेस्ट पे है, मतलब ओके, वो मूव नहीं कर रही है, उस पर फोर्स लग रहे होंगे पर वो मूव नहीं कर रही है। क्लियर? तो दो टाइप के इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है।
एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होगा, एक रोटेटिंग इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, आपकी बुक में तो दो अलग टाइप से दिए हुए, उनको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं, बट अभी हम बात कर रहे हैं दो टाइप के इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो दो टाइप के इक्विलिब्रियम हैं, तो उन दोनों टाइप के इक्विलिब्रियम को समझेंगे। पहले आप लिखना, हेडिंग करना ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, देखो क्या होता है इक्विलिब्रियम वो भी समझना। हाँ देखो, ये मार्कर दिख रहा है सबको, ये इस मार्कर पे एक फोर्स इधर से लगाऊंगा, इस फिंगर से लगाऊंगा, एक फोर्स इस फिंगर से लगाऊंगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? देखो मैंने फोर्स लगा रखा है, दिख रहा है आप लोगों को? क्या ये बॉडी किसी डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही? नहीं कर रही ना, ये बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, क्योंकि मैंने दो फोर्सेज लगाए और दोनों का अमाउंट क्या रखा हुआ है? इक्वल रखा हुआ है। ठीक है, ओके। अब मैं अगर एक फोर्स हटा देता हूं, ठीक है ओके, तो आपको दिख जाएगा कि हाँ यहाँ से फोर्स लगा हुआ था, पर अभी दोनों फोर्सेज इक्वल अमाउंट के लगे हुए, एक इधर से एक इधर से, नेट फोर्स कितना? 0। अब देखो मैं इस फोर्स को हटाऊंगा, इस उंगली को हटाऊंगा, अचानक से सडन हटाऊंगा, ओके, तो आप इसका मोशन देखना। देखो इसका मोशन दिखा आपको? देखो मैंने इसको पीछे किया, इसको पीछे किया, उससे फोर्स लग रहा था, उस फोर्स ने उसको मूव कराया कि नहीं कराया? अगर इस उंगली को मूव कराऊंगा तो आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं इस उंगली को हटाऊंगा, अगर पहले इक्विलिब्रियम में, देखो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? ये बॉडी पूरी इक्विलिब्रियम में दिख रही कि नहीं दिख रही आप लोगों को? यस और नो? और अगर मैं, मुश्किल होता था ना, एक बार मैं चेक करता हूँ। देखो अगर मैं इस फिंगर को हटाता हूँ, सडनली इस फिंगर को हटाता हूँ, तो सडनली इस फिंगर को हटाने से क्या हो रहा है? देखा आप लोग? ये देखो इस फिंगर को मैंने पीछे किया तो इसका फोर्स अभी भी लग रहा था और इसकी वजह से मूव हुआ कि नहीं हुआ? और ये इस पे फोर्स लग रहा था, इसकी मतलब ये बात समझ में? इससे भी फोर्स लग रहा था, इससे भी फोर्स लग रहा था, और नेट फोर्स कितना लग रहा था? 0। तो बॉडी रेस्ट में थी। तो जब बॉडी स्टेशनरी, ऐसी बॉडी जब बॉडी मूव नहीं कर रही है, फोर्स लग रहे उस पे और नेट फोर्स 0 हो रहा है और बॉडी मूव नहीं कर रही, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल दिख रहा है आप लोगों को? देखो ये इस बुक रखी, टेबल पे रखी हुई थी ना, तो देखो बुक पे एक फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है बताओ? कौन कौन से फोर्स लग रहे बुक पे? एक mg लग रहा है, और देखो अगर mg लग रहा था नीचे आनी थी बुक ने, mg लग रहा था नीचे आना था, बट मैंने अपने हाथ से रोक रखा उस पे, इसे बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो इसको रोक रखा है। क्या इतनी बात समझ में आई? ये रिएक्शन फोर्स है जिसने इसको रोका हुआ। क्या ये दोनों इक्वल अमाउंट के लग रहे कि नहीं लग रहे? अगर मैं जितना मेरा हाथ है इस पे 20 या 40 किलो और रख देता हूँ, क्या मैं नीचे आ जाऊंगा? क्या मेरे हाथ नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नेट फोर्स ऊपर वाला जीता कि नहीं जीता? ऊपर वाला भारी हो गया, ज्यादा हो गया फोर्स, तो अब नीचे वाला कमजोर पड़ गया, तो ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा? पर अगर मैं ऊपर वाला बढ़ा देता हूँ, नीचे वाला बढ़ा देता हूँ, ऊपर वाला कम होता है तो ऊपर चले जाएगा। बट अगर मैंने ऐसे रखा हुआ और बुक कहीं नहीं जा रही, इसका क्या मतलब है? समझ में आ रहा? इसका क्या मतलब है कि नेट फोर्स कितना लग रहा है इस बुक पे? 0 लग रहा है। क्या ये बॉडी, नेट फोर्स जब 0 लग रहा है और मोशन में है ये बॉडी, तो इसे हम कौन सा इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं बताओ तो? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में? तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इस बॉडी को किस में रख रहा है बताओ तो? रेस्ट पे रख रहा है। तो इस पे दो फोर्स लग रहे थे, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड, और इनकी वजह से नेट रिजल्ट क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। क्लियर? तो कोई फोर्स जीत रहा है, विनिंग है कोई फोर्स विनिंग में नहीं है। ओके, जो विनिंग होता वो नीचे ले जाता, अगर ये विनिंग होता तो इसको नीचे ले जाता, अगर ये विनिंग होता ये ऊपर ले जाता, पर अभी कोई भी नहीं जीत रहा है, तो क्या होगा? ये अगर रेस्ट पे रहेगा। तो ये एग्जांपल है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में लिखना आप लोग, द बॉडी इज, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हेडिंग कर लीजिए, उसमें लिखना द बॉडी इज नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। The body is not moving in a straight line. ठीक है, even there are forces presents। ठीक है, मतलब फोर्सेस लगे हुए हैं फिर भी क्या नहीं कर रही, वो मूव नहीं कर रही है। ओके, बिकॉज दे कैंसिल ईच अदर, दीज टू फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, दोनों के दोनों फोर्स एक दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। बेटा क्या लिखा है ऐसा? क्या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का समझ में आ गया आप लोगों को? अब एक लिखना आप लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम, हेडिंग करना रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें लिखना द बॉडी इज नॉट स्पिनिंग और टर्निंग। इसमें क्या होगा? बॉडी रोटेशन वाले में क्या होगा कि बॉडी क्या नहीं कर रही होगी?
रोटेशन नहीं कर रही होगी, द बॉडी इज नॉट स्पिनिंग और टर्निंग, ना वो स्पिन कर रहा होगा और ना टर्न कर रहा होगा। और आगे लिखना ऑल टर्निंग, ऑल फोर्सेज आर बैलेंस, या ऑल टर्निंग फोर्सेज आर बैलेंस, जो भी टर्न करने वाले फोर्सेज थे ना वो बैलेंस हो जाएंगे। तो ऑल टर्निंग फोर्सेज आर बैलेंस्ड, ठीक है। और टर्निंग फोर्स जो लाता है उसे क्या क्या बोलते हैं हम लोग, मोमेंट बोलते कि नहीं बोलते ना, वो मोमेंट, तो मोमेंट भी क्या होना चाहिए इसमें, जीरो होना चाहिए, इसमें मोमेंट जीरो होना चाहिए, नेट मोमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जब इधर देखो इसका एग्जांपल दिख रहा है आप लोगों को, ये इसका एग्जांपल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो ये वाला एग्जांपल सीशॉ में दिखा आपने, शीशॉ देखा वो वाला झूला, देखो अगर ये बच्चा जिसका वेट कुछ है वो यहाँ बैठा हुआ और इसका वेट यहाँ से बैलेंस हो जाता है, ठीक है, ये डाउनवर्ड लग रहा है, इस पर भी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो नेट क्या ऊपर नीचे जाता है कहीं नहीं जाएगा ना, ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ये बात क्लियर है, ये ऊपर नीचे कहीं भी नहीं जाएगा। ये देखा ना आप लोगों ने सबने शीशे वाला, बताओ ये अगर ये यहाँ बैठा हुआ है और ये यहाँ बैठा हुआ और दोनों ने नेट फोर्स बराबर लग गई, इक्वल लग गई, या फिर नेट क्या बोल सकते हैं हम लोग, नेट मोमेंट इक्वल आ गए, यहाँ पर हम नेट मोमेंट की बात करेंगे, तो नेट मोमेंट क्या आ गया यहाँ पे, इक्वल आ गया, तो बताओ क्या ऊपर नीचे कहीं जाएगा, ये बैलेंस हो जाता है ना। पर ये बच्चा अगर देखो तो ये बच्चा अगर यहाँ से थोड़ी आगे आ जाता है ना, तो यहाँ से आगे आने पे डिस्टेंस क्या हो रही बताओ तो, कुछ कम हो रही कि नहीं हो रही, और डिस्टेंस कम होने से फिर यहाँ से ये जो इम्पैक्ट आएगा मोमेंट वाला, ये कम होगा कि नहीं होगा, और ये कम होगा और ये क्या हो जाएगा बताओ, ये अभी भी ज्यादा है, तो क्या होगा बताओ, कौन किधर को घुमा देगा, ये नीचे को घुमा देगा इसको, और ये बच्चा कहाँ चले जाएगा बताओ तो, ऊपर चले जाएगा। इतनी बात समझ में आप लोगों को, ये अगर इसको फिर दोबारा बैलेंस करना तो इसको अपनी पोजीशन पुरानी पोजीशन पे आना पड़ेगा, यस और नो। तो आपको पता अगर एक यहाँ बैलेंस है एक यहाँ पे बैलेंस है, ओके, और अगर ये आगे चले जाता तो ये ऐसे झुक जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, और अगर ये पीछे चले जाता और ये आगे आ जाता तो आपको पता ऐसे हो जाएगा, यस और नो, क्या इतना क्लियर है। तो टर्निंग इफेक्ट इस तरीके से आ सकते हैं बेटा, ओके। तो लिखना आप लोग, व्हेन इज अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम, ये लिखना अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन फर्स्ट पार्ट लिखना, तो दो टाइप के इक्विलिब्रियम होंगे, ठीक है, एक होगा हमारा ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम और एक होगा रोटेशन इक्विलिब्रियम, और मैं अभी कंप्लीट इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, दोनों इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पहला वाला इक्विलिब्रियम कब होगा, तो उसमें लिखना आप लोग अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, फर्स्ट पार्ट लिखना द सम ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू जीरो, द सम ऑफ ऑल फोर्सेज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो बताओ जब सम ऑफ ऑल फोर्सेज, जो भी फोर्सेज लग रहे हैं उस पे ना, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, कैसे भी लग रहा है, इनका फोर्स का सम जीरो आ रहा है, तो इस पे स्ट्रेट लाइन मोशन होगा इसका। देखो किसी ने मुझे इधर खींचा, किसने मुझे इधर खींचा, ओके, 100 न्यूटन से कोई इधर खींच रहा, 100 न्यूटन से कोई इधर खींच रहा, ओके, तो क्या होगा, मैं इधर उधर कहीं मोशन नहीं करूंगा ना। वो अगर बढ़ाएंगे वो अलग बात है कि वो बढ़ाएंगे, हो सकता है मेरे हाथ निकल जाएं, पर मैं तो यहीं पर रहूंगा ना, तो वो मुझे देखना पड़ेगा कितना मैं झेल सकता हूँ। बट होगा क्या, जितने से ये इधर खींच रहा उतने से कोई इधर खींच लेगा तो मैं यहीं पे बैलेंस रहूंगा, पर अगर ये ज़्यादा खींच लेगा, ज़्यादा फोर्स लगा लेगा और ये कम लगाएगा तो मैं इधर चले जाऊंगा, समझ में आया। ये तो स्ट्रेट लाइन में मोशन हुआ कि नहीं हुआ, तो ये इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा, ये वाला केस इक्विलिब्रियम का नहीं आएगा, ठीक है, जब अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बोला क्या हो जाना चाहिए, द सम ऑफ द ऑल फोर्सेस क्या होना चाहिए, तो जीरो होना चाहिए। और दूसरा पार्ट लिखना द सम ऑफ ऑल मोमेंट, द सम ऑफ ऑल मोमेंट इक्वल टू जीरो, सारे मोमेंट का सम क्या होना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो सारे मोमेंट का सम जीरो आएगा तो रोटेशन कितना होगा बताओ, जीरो या होगा रोटेशन, रोटेशन कुछ होगा या जीरो होगा, जीरो हो जाएगा, रोटेशन जीरो हो जाएगा। इतने बात समझ में अच्छी तक क्लियर है, ओके ठीक है बेटा। अगर इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है इसका, देखो तो इसका एग्जाम्पल बनाता हूं मैं, देखो एक लैडर लगाई मैंने कुछ इस तरीके से, ये एक सीढ़ी लगाई, ये वाली सीढ़ी देखी आप लोगों ने, ये वाली सीढ़ी, ये लैडर लगाई हमने इस तरीके से, ओके। तो इस सीढ़ी पे बहुत सारे फोर्सेस लग सकते हैं, ठीक है, ओके। जैसे इस सीढ़ी पे यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है अपवर्ड, देखो ये अगर यहाँ पे ये कच्ची जमीन होगी ना, कुछ दलदल होगा या कुछ कीचड़ है तो इसमें फंस जाएगी सीढ़ी, नीचे दब जाएगी, ओके। तो फोर्स लगाते ही यहाँ दब जाएगी, अनबैलेंस हो जाएगी सीढ़ी, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग चीज है, कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है, तो उस पर क्या होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा अपवर्ड, इतनी बात समझ में। तो एक फोर्स ऐसे लग रहा है, अब बताओ एक फोर्स इधर को लगेगा, इस पे चेक करो, एक फोर्स यहाँ पे इधर को लगेगा, ये देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये फोर्स। अब जरा मुझे बताना, ये सीढ़ी पे
इसका जो वेट है ना वो वेट भी लगेगा। वेट किधर पे लगेगा सीढ़ी पे बताओ? क्या डाउनवर्ड वेट लगेगा इस पे? देखो ये वेट का फोर्स भी लगेगा इधर को, ये ठीक है। अब मुझे बताओ कौन सा फोर्स किधर को घुमाने की कोशिश करेगा इसको, या नेट फोर्स कैसे जीरो हो रहे हैं? अगर ये बैलेंस है तो नेट फोर्स कैसे बैलेंस हो रहे हैं बताओ 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 बताओ। इस पे कौन कौन से फोर्स लगेगा, नेट फोर्स कैसे जीरो हो सकते हैं इस पे, वो सारी कहानी बतानी है आपने। हाँ, एक फोर्स ऊपर लग रहा है ये, हाँ ठीक है, ये दोनों एक ये है, पर ये तो अनबैलेंस है ना, फिर ये वाला देखो तो ये वाला। अगर मैं बात कर रहा हूँ नेट फोर्स जीरो करना है मुझे, तो नेट फोर्स कैसे जीरो होगा इस पे? और फिर फोर्स अगर जीरो हो गए तो टॉर्क भी जीरो आ सकता है, पर पहले ये बताओ आप लोग नेट फोर्स जीरो कैसे होगा इस पे? सोचो सोचो सोचो, इस पे नेट फोर्स कैसे जीरो हो सकता है? कहाँ कहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा? देखो आपके लिए आज यही होमवर्क रहेगा, आपने इसमें मुझे बताना है कि इस पे नेट फोर्स कैसे कैसे जीरो हो रहा है, या फिर नेट मोमेंट कैसे कैसे जीरो आ सकता है। ठीक है, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं इस पे ना, जो भी आप लगा सकते हैं, जो भी सोच सकते हैं, सब कुछ लगाना है बेटा, ठीक है ओके। तो आपने इसके बारे में बताना मुझे कल कल मैं पूछूंगा आप लोगों से कहाँ कहाँ इस पे फोर्स लग रहे थे, कौन से फोर्स कैसे कैसे कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि रुकी हुई ना सीढ़ी, सीढ़ी कहीं जा नहीं रही। एक केस तो यह कि सीढ़ी ऐसे नीचे गिर जाएगी, वो वाला केस नहीं है, ये रुकी हुई सीढ़ी है। यहाँ पे समझ में आ रहा है? देखा आप सब लोगों ने, ऐसे एक सीढ़ी यहाँ से वहाँ लगाई और यहाँ पे रुकी हुई सीढ़ी है, बैलेंस है किसी तरीके से। तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें नेट टॉर्क, नेट जो रोटेटिंग इफेक्ट वो कैसे जीरो हो रहा है, और एक वो नेट फोर्सेस कैसे जीरो हो रहे हैं, वो बताना आप लोगों ने। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करके लाएंगे, जितने फोर्सेज आपको दिख रहे होंगे वो सब ड्रॉ करना आप कि क्या क्या फोर्सेज लग रहे हैं। तो एक बार फिगर बना लो आप लोग। देखो फिजिक्स इमेजिनेशन का टॉपिक है, ओके। आप उसमें इमेजिन करेंगे, अच्छा ये फोर्स यहाँ लग रहा होगा, ये तभी आपको क्लियर होगी चीज़ें ना, जब उसको फील कर पाएंगे, देख पाएंगे, अच्छा एक फोर्स यहाँ पे भी लगेगा। हो सकता है कई बच्चों को ये वो वाला फोर्स नहीं दिखेगा, कई को कुछ और फोर्स नहीं दिखेगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपने इमेजिन करके आना है कि कौन सा फोर्स के बारे में कौन कहाँ लग रहा होगा, कौन किसके इफेक्ट को कैंसिल कर रहा होगा, और इसी इक्विलिब्रियम में कैसे हो सकता है। ठीक है, ये बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी एग्जाम में पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन होके। इससे आपके पास इमेजिनेशन बनेगी, जो हमने पढ़ा अब तक की उसके बारे में क्लियर होगा आपका कि अच्छा आपने क्या क्या समझा, कहाँ कहाँ फोर्स लग रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। ओके, तो लिखना है एक और क्वेश्चन, लिखना हेडिंग करना आप लोग, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आपके सिलेबस में ये इक्विलिब्रियम है, ओके। एक बोला स्टैटिक और एक बोला डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम लिखना आप लोग। तो देखो ये बुक वाला एग्जांपल जो दिया वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का बनेगा। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि जो भी नेट फोर्स लग रहे होंगे ना बॉडी पे, तो बॉडी मोशन में नहीं होगी, नेट फोर्स की वजह से बॉडी किस में होगी, रेस्ट में होगी। बात समझ में? तो देखो बुक मैंने अपने हाथ पे रखी है और वो यहीं पे रुकी हुई है, तो बताओ ये आएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में? यार ध्यान से देखो, नेट फोर्स कौन सी डायरेक्शन में, एक फोर्स कौन कौन से लग रहे थे फोर्स बुक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे थे बताओ? एक mg डाउनवर्ड लग रहा था, और एक कौन सा लग रहा था, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड लग रहा था। और इनका नेट कितना है? क्या ये बॉडी मूव कर रही है? तो ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो इस ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल लिखना आप लोग। स्टैटिक इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन, static equilibrium refers to a situation where an object is at rest. Static equilibrium refers to a situation where an object is at rest and all the forces acting on it balance each other out. All the forces acting on it balance each other out. ठीक है, ओके। वो सारे फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, बैलेंस कर रहे होंगे। सो देयर इज नो मूवमेंट, तो आगे लिखना सो देयर इज नो मूवमेंट, और उसके बाद लिखना दिस मीन्स द ऑब्जेक्ट स्टे इन द प्लेस, दिस मीन द ऑब्जेक्ट स्टे इन वन प्लेस, ऑब्जेक्ट स्टे इन वन प्लेस without accelerating or changes its position.
विदाउट एक्सलेटिंग और चेंजिंग इट्स पोजीशन, बिना एक्सलेट किए हुए या फिर बिना अपनी पोजीशन चेंज किए हुए एक ही जगह पे रहेगा, जबकि उस पर नेट फोर्सेस लग रहे हैं पर नेट फोर्स क्या है उसका 0 है। तो इस ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे हम लोग? स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे बेटा। ओके, अब एक इसके एग्जांपल लिख सकते हैं आप लोग, एग्जांपल खुद बनाएंगे। एग्जांपल अभी बुक का तो दिया है मैंने, ऐसे और एग्जांपल भी सोच के आएंगे आप लोग, ठीक है? एक और एग्जांपल सोच के आएंगे, कल की क्लास में वही पूछूंगा मैं। अब आप लिखना डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक का क्या मतलब होता है? हाँ, जब मतलब मोशन का टर्म है, वो मोशन से रिलेटेड टर्म है, जब बॉडी मोशन में कर रही होगी और उसमें भी इक्विलिब्रियम मांग रहा हो ना, एक तो मोशन हो रहा और उसमें भी इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो लिखना आप लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इसमें लिखना डायनेमिक इक्विलिब्रियम refers to a situation, dynamic equilibrium refers to a situation where two opposing dynamic equilibrium refers to a situation where two opposing process occurs at the same rate, where two opposite process occurs at the same rate, so there is no overall change, कोई भी ओवरऑल चेंज नहीं हो रहा होगा इसमें। आगे लिखना while the process continue to happen, their effect cancel each other out, while the process continue to happen, their effects cancel each other out, keeping things balance। मतलब इसमें फोर्सेस लग रहे होंगे, क्लियर? रिपीट करो अच्छी तरह, रिपीट करो। कहाँ से रिपीट करना बेटा? हाँ, कंटिन्यू टू हैपन, while the process continue to happen, इतना हो गया। उसके बाद लिखना था their effects cancel each other out, और आगे लिखना कीपिंग थिंग्स बैलेंस, ठीक है? तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, देखो जो एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन, तो एरोप्लेन उड़ते टाइम देखो तो उस पर वेट उसका डाउनवर्ड लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा ना, पर उस पर एक अपलिफ्ट फोर्स भी लग रहा है। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, पर फिर भी वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? वो मोशन में है। तो उस पर दो फोर्स, इस डायरेक्शन के फोर्स देखा जाए, एक ऊपर से लग रहा है, एक नीचे से लग रहा है, वो फोर्सेस भी हैं, पर वो उस पर इस डायरेक्शन के अलाउंग इक्विलिब्रियम में है बोल सकते हैं, ठीक है? ओके, ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, पर वो इस डायरेक्शन में देखा जाए तो मोशन में है, फिर भी कंटिन्यूस मोशन में। ऐसा नहीं है, फोर्स तो लग रही है ना उस पर फिर भी वो इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो ये जो इक्विलिब्रियम हो जाएगा किसका आ जाएगा? डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल हो जाएगा एरोप्लेन का, ठीक है? तो इसका एग्जांपल में आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, जो एरोप्लेन अपवर्ड लिफ्ट एग्जर्ट करता है ना, अपवर्ड लिफ्ट देखा आप लोगों ने? अपवर्ड लिफ्ट देखी आप लोगों ने एरोप्लेन की कैसे करता है ना? वो आप लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में। फिर भी मैं हल्का फुल्का बताता हूँ कि जब कभी एयर कुछ इस तरीके से ना, एयर की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ये बात समझ में आ रही है अपनों को? जब भी एयर की वेलोसिटी बढ़ती है तो उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है बेटा, ठीक है? ये एग्जांपल समझा रहा हूँ मैं, जहाँ जहाँ प्रेशर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो वहाँ प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ये बर्नौली थ्योरम है, 11th में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, अभी 10th में नहीं है आपके पास, बस समझा रहा हूँ मैं। तो वेलोसिटी, इसका विंग ऐसे बनाया जाता है, देखो एयर का जो एरोप्लेन का विंग होगा ना, वो इस तरीके का डिजाइन का होगा, ऐसे ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ये परफेक्टली तो नहीं बना, ये ऐसे डिजाइन का बना होगा एरोप्लेन का विंग ना। अगर आप ये आपको जरा इमेजिन करना है, ठीक है? ओके, ये वाला हिस्सा जैसे एरोप्लेन में हूँ, एरोप्लेन, ओके, ये और ये वाला हिस्सा ऐसे बनाया जाएगा और यहाँ पतला होगा, समझ में आ रहा? वो चीज़ दिखा रखा है मैंने ये, ओके? तो होगा क्या ना, यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ी और इसको ढंग से बनाता हूँ, एयरफॉइल टाइप का बनाते हैं ये। तो देखो यहाँ से जो एयर जा रही थी, नॉर्मल एयर जा रही थी, देखो ये नॉर्मल एयर आ रही थी यहाँ से। तो होगा कि यहाँ से पास होने के लिए उसके पास जगह नहीं है, ये फॉइल से टकरा रहा है, इससे टकरा रहा है, तो ये यहाँ से इधर जाएगा, ये बात समझ में आ रहा? और बहुत तेजी से जाएगा ये। तो यहाँ देखो, यहाँ ऊपर देखो बहुत तेजी से पास होगा, तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी? फास्ट। और वेलोसिटी फास्ट हो जाएगी तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। अभी बताया वेलोसिटी इंक्रीज तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो यहाँ प्रेशर हो जाएगा डिक्रीज। अब यहाँ देखो ये नॉर्मल स्पीड से जा रहा है, नीचे वाला तो नॉर्मल स्पीड से जा रहा है अभी भी,
इसे कोई हिंड्रेंस नहीं है, तो ये आराम से निकल जाएगा। और ये आराम से निकला तो इसकी स्पीड वैसे ही है, इसकी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ प्रेशर अभी भी क्या है, हाई है, इसके रिस्पेक्ट में हाई प्रेशर है। और यहाँ प्रेशर क्या हो गया, ऊपर लो हो गया। अब बताओ लो से हाई प्रेशर की तरफ एक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। तो लो से लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ एक फोर्स लगेगा। तो एक फोर्स लगेगा इस पे, इधर को ऐसे देखो ये, तो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में और ये विंग को अपलिफ्ट करेगा इस तरीके से। तो ये देखो बहुत तेजी से जाता हुआ विंग, ऐसे एरोप्लेन ऐसे उड़ जाएगा। देखा आप लोगों ने, ये देखो। तो रनवे पे पहले भागता है ना एरोप्लेन, बहुत तेजी से भागता है। भाग क्यों रहा हो, जितनी तेजी से आएगा, जैसे आपने देखा यार स्कूटी चलाते टाइम देखो, अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको ठंड ज्यादा लगती कि नहीं लगती, एयर ज्यादा हीट होती कि नहीं होती, आपको करती ना। तो एयर ज्यादा स्पीड से हीट कर रही है आपको, तो वो रनवे पे तेजी से भागेगा पहले। क्या खड़े खड़े थोड़ी उड़ जाएगा वो, पहले रनवे पे भागेगा। तो बहुत तेजी से भागता हो, तो तेजी से भागेगा तो बहुत तेजी हवा चलाएगी। ओके, तो हवा बहुत तेज चली, यहाँ और यहाँ एक ही जैसी थी, बट जब यहाँ टकरा रहा तो यहाँ से निकलते टाइम इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है, और यहाँ वेलोसिटी बढ़ी तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ प्रेशर क्या रहेगा, इंक्रीज। तो यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर में इसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। बताओ कोई मुझे यहाँ से उठा रहा, 4 लोग यहाँ से उठा रहे, 4 लोग यहाँ से उठा रहे, क्या मैं अपलिफ्ट होऊंगा कि नहीं होगा, तो एग्जैक्टली वही होता है। तो एरोप्लेन इस तरीके से चलता है ना। अब देखो ऊपर क्या हो जाएगा, जब ये चल रहा है ना, हाइट पे चल रहा है किसी हाइट पे, तो इसने जो अपवर्ड फोर्स जनरेट किया और जो ग्रेविटी लग रहा था, ग्रेविटी इसको नीचे लाती ना, पर इसने अपवर्ड फोर्स जनरेट कर रहे हैं इस तरीके से। तो वो जो अपवर्ड फोर्स है और जो ग्रेविटी है वो एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं, और जब वो एक दूसरे को बैलेंस, ग्रेविटी वाला जो फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स नहीं है, तो अप डाउन नहीं जा रहा है इस डायरेक्शन में, पर इस डायरेक्शन में आगे जा रहा हो। क्या इतनी बात समझ में आ रही, वो जो थ्रस्ट है उसके जो वो प्रोपेलर लगे हुए हैं जो उस पर थ्रस्ट जनरेट करके आगे पीछे को धक्का मार रहे हैं, और उसकी वजह से वो आगे चल रहा है। ये बात समझ में, तो वो आगे को चलता रहेगा बैलेंस्ड वे में। क्या वो ऊपर नीचे जाएगा इस तरीके से, तो ऊपर नीचे वाला मोशन कितना हो गया, उसका नेट फोर्स कितना हो गया इस पे, 0, और ये आगे जा रहा है। तो इस मोशन को कौन सा वाला मोशन बोल रहे हैं हम लोग, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं इसको। क्या समझ में आया डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का सबसे अच्छा एग्जांपल ये है। और ऐसे ही एक रस्सी को अगर मैं बांध देता हूं, देखो तो एक रस्सी को अगर इस तरीके से मैंने बांध दिया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का ये एग्जांपल भी, इधर ध्यान से देखना आप लोग। रस्सी है मेरे पास बांधी हुई, तो कुछ ना कुछ तो रहता ही है ना। ठीक है, इससे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ मैं ऐसे करूँगा, इसमें करूँगा, हाँ क्योंकि ऐसे किया मैंने तो इधर आ जाएगा। तो आप लोग देखना, ये मैं इसको घुमा रहा हूँ, पहले टाइट कर लेता हूँ, बहुत लूज है बेटा, गिरेगा लगता है ना। देखो मैं इसको घुमा रहा हूँ ना, ये घुमा रहा हूँ, क्लियर, ये घुमा रहा हूँ मैं इसको, ये घूम रहा है। अब जब ध्यान से देखना आप लोग इसको, ये इस पे ना एक फोर्स ऐसे लग रहा है, क्लियर, एक फोर्स ये टेंशन फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है इस पे, ओके, और एक फोर्स इस पे आउटवर्ड फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स इस पे 0 है, क्लियर, नेट फोर्स क्या है इस पे 0 है, पर फिर भी आप इसका मोशन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, देखो इस तरीके से, देखो ये तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है बेसिकली, इसे बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मोशन कर रही होगी बॉडी, पर उस पर जो 2 फोर्स होंगे ना, वो उनका नेट कितना आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। अब बताओ, क्या इस पे जो फोर्स लगा रहा हूं मैं, इस पे फोर्स कहां से जनरेट कर रहा हूं, बताओ तो मैं, क्या अपने फिंगर से नहीं कर रहा हूं। अगर मैं फिंगर को लूजली छोड़ देता हूं तो ये आगे निकल जाएगा ऐसे, पर अगर मैं इसको टाइटली पकड़ता हूं तो क्या ये घूम पाएगा कि नहीं घूम पाएगा। तो देखो ये घूम कैसे पा रहा है, मैं यहां से फोर्स लगा रहा हूं, और जो सेंटर से लग रहा है, क्या यही सेंटर है इस सर्कल का, देखो जरा ध्यान से देखो, इस सर्कल का जो ये सर्कल बना रहा है उसका सेंटर यही है कि नहीं है। तो सेंटर की तरफ को हर बार फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये कोई बाहर जाना चाह रहा है, बट इस पे एक फोर्स लग रहा है इधर को, अगर यहाँ पे देखा जाए तो इस पे फिर फोर्स लग रहा है, हर जगह पे सेंटर की तरफ को एक फोर्स लग रहा है ना, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आप लोगों को। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस हो रहा था, या फिर ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्या इसमें जो स्ट्रिंग है ना, इसकी जो टेंशन है यही तो प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इसे बहुत तेजी से घुमाएंगे तो बहुत खींच जाएगी, ये बात समझ में आती है आप लोगों को, ये आपके हाथ को कट भी कर सकता है ना। तो यहाँ पे टेंशन, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन फोर्स क्रिएट कर रहा है। अगर टेंशन कमजोर हो गया तो टूट जाएगा, तो क्या घूम पाएगा उसके बाद, नहीं घूम पाएगा। तो ये जो था यहाँ पे, तो 2 फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, और उसकी वजह से क्या कर रही है, बॉडी इस तरीके से रोटेट कर रही है, क्लियर। तो ये कौन से, किसका एग्जाम्पल है बताओ तो, किसका एग्जाम्पल है जल्दी बताओ, डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल। क्या आप लिख सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल, तो आपकी बुकों में लिखे हुए हैं, आप बुक का नहीं अपनी तरफ से सोचकर कोई एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल था। अब आप लिखना कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम बेटा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही, मीमांसा क्लियर है, पक्का, ठीक है। तो लिखना आप लोग, हेडिंग करना कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम।
ठीक है, पहला लिखना है इसमें, पहली कंडीशन लिखना, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस acting on the body should be zero. The resultant of all the forces acting on the body must be zero या should be zero. ओके, जितने भी फोर्स लग रहे उनका रिजल्टेंट क्या होना चाहिए बेटा? जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स उस पे जीरो होना चाहिए। और अगर हो सकता है वो क्या, कौन से इक्विलिब्रियम में ना हो? रोटेशन। तो रोटेशन इक्विलिब्रियम में जो मोमेंट था ना, तो जो मोमेंट का जो सम आएगा वो जीरो होना चाहिए। तो लिखना है इसमें, दूसरे पार्ट में लिखना, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस, द एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी about the point of rotation should be zero. ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं। ये रोटेशन का एक्सिस है, ठीक है, एक फोर्स इधर को लगाया और एक फोर्स इधर को लगाया। ओके, बताओ यहाँ पे ये कौन सा, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है? ये एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाला कौन सा है बेटा? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अगर बराबर आ रहे, इक्वल अमाउंट में आ रहे हैं, तो नेट कितना आएगा इनका? जीरो आएगा। क्या ये बात समझ में? ठीक है, ओके, तो इनका नेट जीरो हो जाएगा। ओके, मैं अभी 1 मिनट में आऊँगा, क्लास को रोक के आता हूँ। क्या इतना क्लियर है? तो क्या लिखा आपने? दूसरा पॉइंट भी लिख दिया ना, जो मोमेंट है ना, मोमेंट का जो सम है, एक मोमेंट यहां से आया, एक मोमेंट यहां से आया, एक ये कौन सा मोमेंट है? एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। और ये वाला कौन सा है? क्लॉकवाइज। तो इन दोनों का जो सम है वो जीरो आएगा अगर। ओके, तो ये क्या किस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा? रोटेशन इक्विलिब्रियम में। इससे पहले वाला कौन सा इक्विलिब्रियम था? वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, बॉडी रुकी हुई है, उसमें नेट फोर्सेस जीरो है। तो जब भी कंप्लीट इक्विलिब्रियम की बात करूंगा, तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। कंप्लीट इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं कि बिल्कुल ना तो उसका रोटेशन हो रहा है ना कोई मोशन हो रहा है, तो उसे बोलेंगे कंप्लीट इक्विलिब्रियम। तो उसके लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इतना बात क्लियर है? यस और नो? ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट थे हमारे, और इस पे कुछ क्वेश्चंस भेज रखे मैंने मोमेंट्स पे, आप लोग उन क्वेश्चंस को करेंगे बेटा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग उनको डिस्कस करेंगे, कल की क्लास में। ओके।